31 मार्च 1959 को तिब्बत के इस धर्म गुरु ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वो तिब्बत की राजधानी लहासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। यात्रा के दौरान उनकी और उनके सहयोगियों की कोई खबर नहीं आने पर कई लोग ये आशंका जताने लगे थे कि उनकी मौत हो गई होगी। दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री थे। चीन की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात में सफर करते थे। दलाई लामा 87 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। चीन तिब्बत पर अपना दावा पेश करता है। आखिर 87 साल के इस बुजुर्ग से चीन इतना चिढ़ा क्यों रहता है? जिस देश में भी दलाई लामा जाते हैं वहाँ की सरकारों से चीन आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताता है। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। वो सोचता है कि दलाई लामा उनके लिए एक समस्या है। दलाई लामा अमेरिका भी जाते हैं तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं। हालांकि 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा से मुलाकात की थी। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। 1409 में जे सिखाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। ये जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे चर्चित छात्र थे गेंदुनु द्रुप। गेंदुनु जो आगे चलकर पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं। इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई है। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है। अंततः 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म में संपन्नता आई। जेलग बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी। दलाई लामा की चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है। 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। चीन का ये आक्रमण तब हुआ जब वहाँ 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वो बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे। ये साल 1959 का था। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ त्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वो निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान मिला। दलाई लामा का अब कहना है कि वो चीन से अब आजादी नहीं चाहते। दोस्तों, 1950 के दशक से दलाई लामा और चीन के बीच शुरू हुआ विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दलाई लामा के भारत में रहने से चीन से रिश्ते अक्सर खराब रहते हैं। भारत का रुख भी तिब्बत को लेकर बदलता रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक जानकारियों वाले वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ट्रू इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।